Bismillahirrahmanirrahim. Question number 23 is about MH Associates. MH Associate is registered under Sales Tax Act 1990 as manufacturer, distributor and retailer. Following information has been provided by MHA for the month of August 20X9. सबसे पहले सेल्स का इन्फॉर्मेशन है और इसमें टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन ये हमें बताई गई हैं 78,50,000 की। हम इसको अपने सवाल के टेम्पलेट में फीड इन कर लेंगे। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सनस 78,50,000 और इसमें चूंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं तो इसलिए इसका भी वर्किंग नोट बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसके ऊपर हमने 17% सेल्स टैक्स और 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना होता है। 8,15,000 का फिगर है। इसको भी मैं अभी अपने वर्किंग नोट में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं सवाल में, तो वो एडजस्टमेंट्स के बाद हम अपना फिगर फाइनल करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जेम्प्ट गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस। अब ये चूंकि एग्जेम्प्ट गुड्स हैं तो इसलिए इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। 8 लाख रुपए की टोटल फिगर है और इसको मैं फ़िलहाल अपने किसी भी वर्किंग नोट में नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें सवाल में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है और इसके ऊपर कोई भी सेल्स टैक्स हम चार्ज नहीं करेंगे। परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सनस, इसका फिगर हमें 64,80,000 दिया गया है। 64,80,000 को भी हम अपने वर्किंग नोट में लिखेंगे क्योंकि इससे मुतालिक कुछ एडजस्टमेंट्स हैं सवाल के अंदर। एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सनस, जो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं उसके ऊपर आप जब परचेज़ करते हो तो कोई भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते। इसका मतलब कोई इनपुट टैक्स आपने पे नहीं किया हुआ ख़रीदारी करते हुए। ये इस फिगर का हमारे सोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सनस, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो आप ख़रीदारी करते हैं वो भी कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता आपको, इसलिए उसका भी हमारे सोल्यूशन में कोई रोल नहीं होगा। सो ये 11 लाख और 15 लाख का जो फिगर है इसको हम नोट तो कर लेते हैं लेकिन ये कहीं कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें अपने सोल्यूशन में तो डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड persons include an invoice erroneously issued to Rashid for 2,70,000 whereas the correct amount of invoice was 7,20,000। तो इसका मतलब ये कि आपने सेल्स इनवॉइस 270 की इशू की और 7,20,000 एक्चुअली इनवॉइस थी, तो इसका मतलब कम सेल्स टैक्स आउटपुट टैक्स आपने चार्ज किया और तो इसको फ़ौरन से करेक्ट करना होता है। जो भी गवर्नमेंट का पेएबल है आउटपुट टैक्स आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया है या करना है तो वो आपने फ़ौरन जमा करवाना है। तो इसका जो डिफरेंस बनता है 2,70,000 और 7,20,000 का। सो एरोनियस इनवाइस को मैं रिवर्स करके 7,20,000 को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप इन दोनों के डिफरेंस से भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें तो भी इट विल बी द सेम थिंग। सेकेंड इज सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस इंक्लूड 3,65,000 टू एंड कंज्यूमर्स। एंड कंज्यूमर को जो हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब 3,65,000 पे सिर्फ 17% सेल्स टैक्स ही चार्ज होना है। तो 3,65,000 के ऊपर सिर्फ चूंकि 17% सेल्स टैक्स चार्ज होना है इसलिए मैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस के फिगर से इसको निकाल लेता हूँ ताकि सिर्फ वो फिगर रह जाए जिसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज होना है। और 3,65,000 को अलहदा से हम शो कर लेते हैं कि हमने ये एंड कंज्यूमर को सेल करनी है, इस पर सिर्फ 17% आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूड, सो ये रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने टैक्सेबल गुड्स जो खरीदी हैं उसमें अमाउंट ऑफ 18 लाख पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाउएवर ओनली 40% ऑफ द गुड्स वर सप्लाइड ड्यूरिंग अगस्त 20X9। चूंकि गुड्स सप्लाई सिर्फ 40% हुई हैं तो इसमें हमने सेल्स टैक्स लॉ में ये पढ़ा हुआ है। सेल्स टैक्स लॉ की जो प्रोविजन है इसके बारे में वो क्या है, वो ये है कि आपका सप्लाई किस वक्त ट्रीट होता है। सो सप्लाई उस वक्त ट्रीट होता है, तो हम सप्लाई की डेफिनेशन पे चले जाते हैं और सप्लाई उस वक्त ट्रीट होता है, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली वो होता है कि जिस वक्त गुड्स डिलीवर हो जाएं या मेड अवेलेबल हो जाएं तो उस वक्त वो गुड्स सप्लाई ट्रीट होती हैं और उसी वक्त उनके पास सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी भी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 लाख में का जो 40% है वो सिर्फ सप्लाई स्ट्रीट होगा और बाकी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अब इसकी करेक्शन कैसे करेंगे कि 18 लाख का 60% जो बनता है वो हम अपनी परचेज में से निकाल देते हैं क्योंकि वो परचेज ट्रीट ही नहीं होना और उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स चार्ज ही नहीं होना।
तो इसलिए उसको यहाँ से निकाल देंगे। और बाकी 40% उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूड गुड्स वर्थ 12 लाख अगेंस्ट विच अ डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। सो क्रेस्ट जो बेसिकली एफबीआर का एक सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आ जाए तो हम उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। सो परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, ये वो आइटम होते हैं कि जिसके ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स। सो अगर आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते तो इसका मतलब ये कितनी अमाउंट यहाँ पे आपको जो सवाल में दी गई है 12 लाख रुपए, इसका मैं इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकूँगा। तो ये क्रेस्ट की जो डिस्क्रिपेंसी की वजह से ये 12 लाख मैं यहाँ से निकाल माइनस कर देता हूँ और बाकी फिगर वो बच जाएगी जिसका मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकूँगा। टू मशीन्स ए एंड बी कॉस्टिंग 9 लाख एंड 12 लाख respectively were acquired and commissioned to operation on 15 August 20X9. Machine A has been used for taxable supplies only, whereas machine B has been used for exempt supplies only. So यहाँ पे अब स्पेसिफाई हुआ है कि कौन सी मशीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई है। तो मशीन ए जो है उसके केस में, सो जो मशीन ए है उसका इनपुट टैक्स सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है टैक्सेबल सप्लाईज से। ठीक है। और जो मशीन बी है उसका जो इनपुट टैक्स है वो एग्जाम सप्लाईज से। सो एग्जाम सप्लाईज का जो इनपुट टैक्स होता है वो तो ज़ाया हो जाएगा। और ये जो 9 लाख का इनपुट टैक्स है ये हम बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। इसको हम अलहदा फिक्स एसेट्स के कॉलम में इसलिए लिखते हैं कि इसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं करनी होती। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ वो वाले इनपुट टैक्सेस लाते हैं जिसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई होती है। Next information is about input tax amounting to rupees 1,20,000 was paid on 15 March 20X9 but inadvertently it could not be claimed in the return of March 20X9 and thereafter. So मार्च में अगर आप क्लेम नहीं कर सके एक इनपुट टैक्स तो इसके लिए टैक्स लॉ ने में जो इजाज़त दी हुई है वो ये दी हुई है कि अब अगर आप इफ़ नॉट क्लेम्ड इन रेलिवेंट टैक्स पीरियड देन कैन बी क्लेम्ड इन 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स। तो मार्च से आगे 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सो सितंबर 20X9 तक आप क्लेम कर सकते हो, जबकि अभी आप कैलकुलेशन बना रहे हो अगस्त 20X9 की। तो इसका मतलब अब आप इसको 1,20,000 का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं क्योंकि विद इन 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड है। सो इनपुट जो होगा इसका मैं यहाँ पे लिखूँगा और ग्रॉस फिगर और फिर उसके बाद इसको अपॉर्शन कर दूंगा। इसके ऊपर 17% मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये इनपुट टैक्स का ही फिगर है 1,20,000, तो यहाँ रेट में हम 17% मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और जितना मेरा टैक्सेबल सप्लाईज के हिस्से में आता है वो हम यहाँ पे उसका इनपुट टैक्स बना लेंगे। एग्जाम सप्लाईज वाला ज़ाया हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 6,70,000 वॉज पेड इन कैश विच इंक्लूड सेल्स टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 95,000। सो 95,000 का इनपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर। इसको अपॉर्शन भी करेंगे और इसका जो हिस्सा रिलेट करता है टैक्सेबल सप्लाई से उसका इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। ना ये एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि कैश में आपने पे किया है ना, जो कैश में जो पेमेंट आपने की है उसमें अगर आप देखें तो सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड कि अगर 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट है तो वो क्रॉस चेक से पे करनी होती है या बैंकिंग चैनल से। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है यूटिलिटी बिल्स के लिए। तो चूंकि ये एक्सेप्शन बनती है तो यूटिलिटी बिल है ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए इट्स ओके एंड फाइन, कोई वायलेशन नहीं हो रही। टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ 90,000 वर रिटर्न बाय रजिस्टर्ड कस्टमर्स ड्यूरिंग द पीरियड। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर इशूड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। सो 90,000 की जो सेल्स रिटर्न है उसको हम बिल्कुल अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। सो रिटर्न्स को हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। लास्ट वन इज सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ इज़ 2,55,000। 2,55,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड है तो इसको मैं अपने इनपुट टैक्स का पार्ट बनाऊंगा। अब मेरे जितने भी आउटपुट टैक्सेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी है कैलकुलेशन, ये मेरी फिगर फाइनल हो गई जो मैंने सेल की टू रजिस्टर्ड पर्सन 82,10,000। सो 82,10,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसी तरह जो मेरी सेल्स है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वो है 4.5 लाख। 4.5 लाख को की फिगर को यहाँ लिख कर मैं इसके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स और 3% से फर्दर टैक्स चार्ज कर लूँगा। यहाँ से हमारे पास आउटपुट टैक्स की फिगर और फर्दर टैक्स की फिगर आ गई। अब हमारे पास जो फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से जो मैंने परचेजेस की हैं 42 लाख रुपए की,
ये फिगर फाइनल हो चुकी है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको अपॉर्चनमेंट करेंगे 17% का रेट अप्लाई करके। ये जो एग्जाम सप्लाईज वाला है, ये फिगर बेशक कैलकुलेट ना करें, इसने तो ज़ाया ही होना होता है। तब आपके इनपुट टैक्सेस फाइनल हो गए, इसका टोटल कर लेंगे तो ये 11,08,356 बनता है। और 15,34,250 का टोटल आउटपुट टैक्स है, इसका मैं 90% जब बनाऊंगा तो वो 13,80,000 समथिंग बनता है। तो मेरा इनपुट टैक्स 11 लाख बिल्कुल लिमिट के अंदर है। तो मैं 15 लाख में से ये 11,08,356 माइनस करता हूँ और बाकी ये सेल्स टैक्स पेएबल है। इसमें से मैं फिक्स एसेट्स वाला पूरा माइनस करूँगा, इसके ऊपर 90% की लिमिट नहीं लगाऊंगा। तो 2,72,894 है जो मैंने सेल्स टैक्स अदा करना है, और 13,500 फर्दर टैक्स है जो एज इट इज़ मैंने पे करना है। ओके जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें कोई सवाल होगा तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।